और आज तो हमारे साथ एडवोकेट अधिवक्ता विष्णु जैन जी है। विष्णु जी, आपका स्वागत है। विष्णु जी को मैं भगवानों के वकील के तौर पर हमेशा परिचय देता हूं, और एक और भगवान की केस लेकर विष्णु जी हमारे सामने हैं, और वो भी विष्णु भगवान की ही केस लेकर आए हैं, क्योंकि कल की अवतार जो कि विष्णु भगवान का ही अवतार रहेगा, ऐसा एक मानने वाला हमारा भी वर्ग है। और वो अगर कहीं आएगा तो संभल में आएगा, हरिहर मंदिर में आएगा, कोई वहां पर गंगा जल चढ़ाएगा और वहां ये प्रगटीकरण होगा, ऐसी मान्यता थी। इसलिए यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जी ने उपराजधानी भी बनाई थी, और बाकी चीजें तो मैं बता ही चुका हूँ। जरा विष्णु जी से बात करते। विष्णु जी, आपका स्वागत है। सर नमस्कार। क्या बताएंगे आप? अभी ये स्थिति संभल की सामने आई है और आप इस केस को लड़ रहे हैं, जरा दर्शकों को हमारे बताइए। तो देखिए, संभल में सबसे आपने काफी इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो बताया है, पर मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं। इतिहास में बाबरनामा में ये प्रमाण मिलता है कि 1529 में बाबर ने इस जगह पे मंदिर को तोड़ के उसको मस्जिद में रूप में काम किया। और ये बात बाबर अपनी रोज ऑटोबायोग्राफी लिखता था, हर दिन क्या हुआ है उसकी डायरी एक मेंटेन होती थी, और उसमें उसका ओरिजिनल ट्रांसलेशन बेवरेज ने किया है, जो राम मंदिर के केस में भी इस्तेमाल किया गया था। उस बाबरनामा में संभल के बारे में, हरिहर मंदिर के बारे में, कैसे उसको तोड़ा गया, उसके कमांड पे ये तोड़ा गया, ये बात उसमें मेंशन्ड है, दर्ज है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो एविडेंस मिलती है वो ये है कि आईने अकबरी में 1589 से 1600 के बीच में जो अकबर का कोर्ट मास्टर था अबुल फजल, उसने मेंशन किया है कि कल्कि अवतार यहीं पे होना है, और यहाँ पे हरिहर मंदिर के रूप से जगह को जाना जाता था। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रमाण ये मिलता है कि जो डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के, अलेक्जेंडर कनिंगम, उन्होंने यहाँ पे सर्वेक्षण किया था 1873 से 1875 के बीच में, और उसका जिक्र भी मैंने अपनी याचिका में किया है। 14 उन्होंने पॉइंट्स बनाए, और किस तरह से ये एक हिंदू मंदिर का परिसर था जिसको मस्जिद के रूप में उपयोग या कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है, ये सारी बातें भी उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखी हैं। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि ये परिसर एक एएसआई द्वारा प्रोटेक्टेड स्मारक है। और कौन सी एएसआई ने इसको प्रोटेक्ट किया था, कौन सी एएसआई ने इसको नोटिफाई किया था? 1920 में। 1920 की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1920 में जो उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने जगह को एक एएसआई संरक्षित स्मारक घोषित किया था, और सीरियल नंबर 250 पे ये जगह फॉल करती है। अब सवाल ये उठता है सबसे महत्वपूर्ण, क्या आपने इस देश में कोई ऐसा एएसआई मॉन्यूमेंट देखा है जहां एएसआई कब्जे में नहीं? एएसआई प्रोटेक्टेड स्मारक है, 5 टाइम की नमाज हो रही है, उल्टा काम हो रहा है। जैसे ताजमहल में आज एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, एएसआई कंट्रोल में है, आपको वहां फ्राइडे को जाके आप नमाज करते हैं, या कोई आदमी पूजा करना चाहता है तो वो अपनी एप्लीकेशन एएसआई को देता है। एएसआई ने अपना कंट्रोल, अपना कब्जा यहां कैसे खो दिया? सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, और इसी को लेके हमने ये जा सकता, उनका ऑफिसर नहीं जा सकता, ये भी परमिशन चाहिए, और वो नहीं देते हैं। मीडिया को जाना और अंदर के फोटो आना तो बहुत दूर की बात है। तो लीगल बात यह है, एज पर द एएसआई एक्ट 1958 सेक्शन 18, ये आप एक्ट का वायलेशन कर रहे हैं। एएसआई का कंट्रोल होना है, कौन अंदर जाएगा कौन नहीं जाएगा ये एएसआई तय करेगी, पॉइंट नंबर 1। और ये एएसआई संरक्षित स्मारक है, ये बात वो लोग भी मानते हैं, एडमिटेड फैक्ट है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन सारे मुद्दों को लेके हमने सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी के सामने सिविल सूट दायर किया। उस सिविल सूट में कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि कैसे सूट फाइल हुआ और उसी दिन सुनवाई होगी और आदेश हो गया। मुझे आपके चैनल के माध्यम से क्लैरिफाई करना है सर। जो लोग ये बातें कर रहे हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, वो सिविल कोर्ट की प्रक्रिया नहीं जानते हैं। सिविल कोर्ट में हर एक मुकदमा जो 12 बजे से पहले कोर्ट में दाखिल होता है, वो 2 बजे जज साहब के सामने पेश किया जाता है। और ये सिर्फ यूपी में नहीं, ऑल अक्रॉस द कंट्री मैक्सिमम यही पैटर्न है। और यही चीज उस दिन भी हुई। उस पर आपत्ति जता रहे कि सेम डे कैसे हो गया? सेम डे कैसे हो गया? सेम डे हर दिन होता है, और सिर्फ संभल में नहीं, वाराणसी में, यूपी की जितनी सिविल कोर्ट है, देश की जितनी सिविल कोर्ट है, एक दिन वाद दायर होता है, उसी दिन 2 बजे पेश किया जाता है। और उस समय जब उसे डिटर्मिनेशन की हियरिंग कहते हैं, जिसे प्रिलिमिनरी हियरिंग कहते हैं, जज साहब ये डिसाइड करते हैं कि इसमें नोटिस जारी करना है कि नहीं करना है। अब जो उनका दूसरा एलिगेशन है कि उनको सुना नहीं गया, भाई जब कोर्ट नोटिस जारी करेगी तभी तो आपको सुना जाएगा। सीपीसी में कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि केस दाखिल करने से पहले आपको कॉपी दी जाए। नो प्रोसीजर इन द सीपीसी। भाई मान लीजिए अगर मैं कोर्ट में गया और कोर्ट ने कहा कि नहीं हम इसको केस को एंटरटेन नहीं करते, डिसमिस कर देते हैं, तो आपको कॉपी देने की जरूरत ही नहीं थी। और कोर्ट जब नोटिस जारी करता है कि हाँ अदर साइड को कॉपी दीजिए, तब कॉपी दी जाती है। तो जो लोग ये बात कह रहे हैं कि हमें सुना नहीं गया, वो तथ्य के खिलाफ बात कर रहे हैं।
बिल्कुल। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो एलिगेशन लगा रहे हैं और ये कि तो उसी दिन खेलने के लिए किसी न किसी कुतर्क को लेकर लोगों के सामने झूठ परोसा जाता है ताकि कुतर्क मजबूत रहे, और यही यही खेल इसमें भी हो रहा है। और मुझे लगता है कि इसलिए ही इन लोगों ने विष्णु जी और इन लोगों के प्रयासों को बदनाम करने के लिए एक तरीके से ये पूरा खेल खेला गया था। विष्णु जी, अब इस समय स्थिति क्या है, मतलब अभी आगे क्या क्या होगा? मैं दो बातें और बताना चाहता था। कोई आरोप बचा है तो उसका भी आप जवाब दे दीजिए। हाँ, और तीसरा आरोप यह है कि एडवोकेट कमीशन का आदेश कैसे हो गया। जो लोग सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और सिविल लॉ जानते हैं, सबसे बेसिक होता है सिविल कोर्ट में जब भी कोर्ट में केस फाइल होता है तो एडवोकेट कमीशन आमतौर पे अपॉइंट होता है, और उसके लिए अदर साइड को सुनने की लॉ में कोई आवश्यकता नहीं है, लीगल कोई आवश्यकता नहीं। ज्ञानव्यापी के केस में भी ऐसा हुआ था। आवश्यकता क्या होती है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। आवश्यकता यह होती है कि जब एडवोकेट कमीशन महोदय एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई शुरू करेंगे तो उसमें जो मस्जिद कमेटी है उसको भी नोटिस देंगे, इंफॉर्मेशन देंगे, और वो उस कमीशन की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी से सर, यहाँ पे जब एडवोकेट कमीशन का आदेश हुआ, एडवोकेट कमीशन महोदय ने बकायदा कोर्ट का ऑर्डर, हमारे सूट की कॉपी उनको रिसीव कराई, और उनके लोग वहां पे कमीशन में मौजूद थे। वो एक अलग बात है कि एक 5 लोगों की तय सीमा थी, उससे कहीं ज्यादा लोग वहां पे उस दिन मस्जिद में मौजूद रहे। जो सांसद थे, जो विधायक थे, सारे लोग आ गए, और भी बहुत सारी चीजें मैं इस समय नहीं बोलना चाहता हूं। अब आगे की जो बात है वो मैं आपको बता रहा हूं। एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई उस दिन अधूरी रही। करीब 6 बजे से ये सर्वे शुरू हुआ, 8 पौने 8 पे खत्म हुआ, क्योंकि उनकी नमाज का वक्त हो रहा था। और अभी आगे फर्दर इसमें डे के दिन में इसके क्या फीचर्स हैं, दिन में कहां इसकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी होनी है, उन फीचर्स को स्टडी करने के लिए एडवोकेट कमिश्नर महोदय एक डेट और तिथि निर्धारित करेंगे जब फर्दर इसमें एडवोकेट कमीशन हो, और उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इन्होंने एक बात और बताना चाहता हूं, एक बात और बताना चाहता हूं। एडवोकेट कमीशन पे भी आरोप लगाया गया कि उनको 7 दिन के अंदर रिपोर्ट करनी थी, दायर करनी थी, इतनी क्या जल्दी थी। एकदम गलत। वो कोर्ट के आदेश में कहीं भी 7 दिन का वक्त नहीं लिखा हुआ। कोर्ट का आदेश 19 नवंबर को प्रभावी हो गया, और 29 नवंबर से पहले पहले रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया था। इसलिए एडवोकेट कमीशन उस दिन जारी हुआ। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दी नहीं दिखाई गई है, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। अब सर, एडवोकेट कमीशन में अंदर क्या क्या हुआ है वो इस समय, और हमें क्या क्या मिला है वो अभी मैं यहाँ पे नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ हिदायत दी गई है प्रशासन की तरफ से। अभी आगे भी कमीशन की कार्रवाई होनी है, और उसके बाद जब एडवोकेट कमिश्नर अपनी महोदय अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे तब इस पे हम लोग डिटेल में चर्चा करें। बिल्कुल। इसमें तो विष्णु जी आप जानते होंगे 2017 में मैंने इस मुद्दे को जब उठाया तो मैंने गिरफ्तारी दी थी, क्योंकि इन लोगों ने कहा था कि सुरेश चवानके को हम संभल में आने नहीं देंगे, और हमने कहा कि हम संभल में जा रहे हैं और किसी भी कीमत पे जाएंगे। गिरफ्तार होके गए, लेकिन गए। संभल इस देश में आस्था का वो केंद्र है जहां पर हमारे बौद्ध मान्यताओं के मंदिर है, और वो भी सर्वोच्च मंदिर हमारे सिख मान्यताओं के मंदिर है। वहां पर सिख गुरु आके जा चुके हैं, जैनियों के सारे पंथों के मंदिर हैं, बाकी अन्य मान्यता वाले सनातनियों के हैं, सारे अखाड़ों के हैं, 28 तीर्थ हैं। इतना बड़ा प्रूफ है तो फिर और क्या प्रूफ इनको चाहिए? बाकी प्रूफ तो इन्होंने तोड़ दिए होंगे अंदर, क्योंकि इनको पता है कि जो अयोध्या केस में क्या क्या सुनवाई हुई वो सब चीजें। आप मध्य प्रदेश की भी केस देख रहे हैं, सरस्वती मंदिर की, पत्थरों से अंदर जितने सबूत थे वो तोड़ने का प्रयास हुआ है। तो इनके पास तो पूरा कब्जा ही है, तो ऐसा है ही नहीं। इसीलिए हमने डिमांड की है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सबसे पहले यहाँ पे कब्जा ले, सबसे पहली बात। और कोई आदमी सच जितना छुपा ले, प्रूफ जितने छुपा ले, जो स्ट्रक्चर है वो अपने आप चीख चीख के बोलेगा और बताएगा कि यहाँ का सच क्या है। पृथ्वीराज चौहान के समय बना हुआ ये मंदिर है, श्री विष्णु और हरि मंदिर के रूप से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि कल की अवतार जो दशम अवतार है वो यहीं पे होना है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ वर्शिप है, और इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, ये मंदिर था, ये मंदिर है, और ये मंदिर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा अभी देखा गया है कि इन लोगों के मन में भय है, और पिछले लंबे समय से कोई हिंदू इलेक्ट्रिशियन हो, फायर ब्रिगेड वाला हो, या किसी भी प्रकार की जांच करने वाला हो, पुलिस वाला हो, कोई भी अंदर नहीं गया है। यहाँ तक कि वहां का जिलाधिकारी भी अंदर नहीं गया है। जितने भी जिलाधिकारी पिछले कई दशकों में यहाँ पर आए होंगे,
तो ऐसे में संभावित जो जो चीजें अंदर है उसके बारे में भी हमको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। और मैं तो अपील करता हूं आज के इस कार्यक्रम से कि जिन लोगों के पास, क्योंकि संभल के बुजुर्गों के पास, संभल के इतिहासकारों के पास, संभल क्योंकि उपराजधानी रही है तो कई परिवार यहाँ पर कई पीढ़ियों तक जुड़े रहे, किसी के पास अगर कोई जानकारी है, फोटो है, कागजात है, कोई कथा भी है तो भी आए और विष्णु जी को संपर्क करे ताकि इस केस में उसका उनको उपयोग हो सके। मुझे लगता है विष्णु जी कानूनी तरीके के बजाय आपको कट्टरपंथी ज्यादा आड़े आएंगे। जी बिल्कुल, वैसा ही हो रहा है। और हम अपनी बात लीगल तौर पे रख रहे हैं, लीगल तौर पे रखते रहेंगे। ये एक लीगल इशू है, कोर्ट के सामने इस समय इशू है। कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया है। केस अब माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी के सामने है। तो अब लीगल प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और मुझे लगता है कि इस देश की जो कानून और न्याय प्रणाली है उस पर हमें विश्वास करना चाहिए। और जो भी लोग, मैं इस समय जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है इसका या जो इसका एक हुड़दंगी एस्पेक्ट है उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ तर्कों और तथ्यों और रिसर्च के आधार पर देना चाहता हूं। और ये जो हमने दावा दायर किया, जिसकी चिंगारी आपने 2017 में जलाई थी और एक आंदोलन किया था, अपनी गिरफ्तारी भी दी थी, आज 6 साल के बाद जो संभल है वो हरियर हरियर बोल रहा है, उसका जो सच है वो सामने आएगा और उसके लिए यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग संघर्ष करेंगे। पर फैक्ट ये है, सच ये है कि ये एक श्री विष्णु हरि मंदिर था जहां पे कल की अवतार होना है, जिसको गलत ढंग से मस्जिद के रूप में उपयोग किया जा रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से आह्वान करना चाहता हूं कि एएसआई एक्ट 1958 को इंप्लीमेंट किया जाए और एएसआई ने जो अपना कब्जा यहाँ पे खो दिया है वो पुनः अपना यहाँ पे कब्जा ले, उसके बाद उसमें आगे की बात होगी। मतलब पहली स्टेप यही है कि असली मालिक इसका कब्जा ले ले, जो कि इसने छोड़ दिया एक तरीके से। तो अब यही होना ही मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ी बात रहेगी और ये होने में कोई अड़चन नहीं दिखाई देती जी। ये लीगल मैंडेट है, ये लीगल मैंडेट है। एएसआई एक्ट सेक्शन 18 में ये लिखा हुआ है कि जो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है इसमें कौन अंदर जाएगा कौन नहीं जाएगा, ये राइट टू एक्सेस एएसआई देगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी कितने ऐसे मंदिर हैं राजस्थान में जो किले के अंदर है तो उसमें एएसआई प्रोटेक्टेड है, अंदर जाने की अनुमति एएसआई देती है। गोवा में एक मस्जिद है सैफई मस्जिद, वो एएसआई प्रोटेक्टेड है, उसमें एएसआई इजाजत देती है कौन अंदर जाएगा कौन नहीं जाएगा, पूरा एसओपी बना हुआ है क्या यस। तो यहाँ पे एएसआई का कब्जा गया कैसे, एएसआई का कब्जा हटा कैसे? और इसलिए मैं इस समय केंद्र सरकार का जो एक्ट है 1958 का उसके इंप्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूं। और एक बात का और जवाब देना चाहता हूं, जो लोग बात कर रहे हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो पूजा स्थल अधिनियम एक्ट है यहां पे लागू होता है। सर जो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्लीज इसको आपके माध्यम से सारे लोगों को, जो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट होता है वहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है, ये एक्ट में ही लिखा हुआ है। बिल्कुल, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में एग्जेम्प्टेड क्या था, राम मंदिर का केस और एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। बिल्कुल, तो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होता है। धार को भी नहीं लागू होता, क्योंकि धार को भी लागू नहीं होता, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि को भी लागू नहीं होता। एएसआई प्रोटेक्टेड एरियाज है। जो अभी मध्य प्रदेश में ग्वालियर में बीजा मंडल है वहां पे लागू नहीं होता। बिल्कुल। चलिए अब आपसे मैं 3 चीजें पूछना चाहूंगा। केंद्र से आप क्या चाहते हैं, राज्य से क्या चाहते हैं और आम हिंदू से क्या चाहते हैं? मैं केंद्र सरकार से ये निवेदन करता हूं, आह्वान करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि एएसआई एक्ट के सेक्शन 18 का इंप्लीमेंटेशन करें, उस जगह पुनः अपना कब्जा स्थापित करें और कानून के राज्य का जो हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं उसके तहत अक्षर अक्षर शब्द बाय शब्द बिना किसी का पक्षपात किए हुए इस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वहां पे अपना कब्जा ले। राज्य सरकार से मैं ये निवेदन करता हूं और उन्होंने बहुत अच्छा उस दिन कोऑपरेट किया भी, पार्टिसिपेट किया भी। जो आगे फर्दर कमीशन होना है उसमें लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उन्होंने बहुत अच्छी उस दिन मेंटेन की। इतनी सारे दिक्कतों के बाद भी आगे भी मुझे पूरी उम्मीद है वो करेंगे, क्योंकि एक राष्ट्रवादी सरकार है हमारे राज्य में, तो उसके लिए पूरी उम्मीद है। और जितने हिंदू समाज हैं उनसे अपील करता हूं कि संभल के लिए आप लोग आवाज उठाएं। ये हम लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस है। इसका इतिहास समझे, इसकी महत्ता समझे और जाने।
और किसी जगह नमाज पढ़ लेने से कोई जगह मस्जिद नहीं हो जाती है। अगर एक बार मंदिर की स्थापना हो जाती है तो समय के अंत तक मंदिर की रहती है। तो अपने तथ्यों पे, अपने तर्कों पे विश्वास करें, और जैसे कि आपने भी आह्वान किया कि जो आपके पास इसके लिए मटेरियल है वो भी उपलब्ध कराएं, और ये केस अभी आगे बढ़ेगा और इसके लिए सारे लोग संगठित होकर एक न्यायालयीन लड़ाई, एक लीगल लड़ाई तथ्यों और तर्कों के आधार पर लड़े, ये मेरा आह्वान। चौथी अपील वैसे मैंने सोची थी कि मुसलमानों को भी करें कि भाई छोड़ दो, इतना आंखों से दिख रहा है, सारे सबूत है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज था। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आप वकील है, एक अपील जरा उनको भी कर दीजिए। नहीं, मैं तो उनसे सिर्फ इतना ही अपील करना चाहूंगा कि हम लोग अपना काम एक लीगल माध्यम से कोर्ट के जरिए कर रहे हैं, और ये पूरा एक कंप्लीटली लीगल इशू है, नहीं, वो और इसको लीगल आगे जाने की जरूरत नहीं। मुसलमान ये हवाली कर दे हिंदुओं के, क्यों आगे जाके इसका क्या होना है वो भी जानते हैं। नहीं, देखिए, मैं कोई याचक बन के उनके सामने नहीं जाना चाहता हूँ। हम भी नहीं ये चाहते, वो, हाँ, लेकिन ये उनको देना है। हमने कहा था कि अवसर दिया था, तो अवसर तो देना चाहिए। एक अपील नहीं, अफसर में भी देखिए, उनको एक पीसफुल पोजीशन इस जगह का एएसआई को हैंडओवर कर देना चाहिए, जो उनकी भी लीगल ड्यूटी है एज पर दी एक्ट। और अगर नहीं करते हैं तो उसके लिए जो भी लीगल कार्रवाई है वो चली रही है। बिल्कुल। चलिए विष्णु जी, कुछ भी हमारी मदद हो या कुछ भी इसमें करना हो तो अवश्य बताइए, और एक और मंदिर आपके नाम पर जुड़े, और भी लंबी श्रृंखला है। मुझे लगता है एक एक करके जाएंगे तो फिर तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, तो इसलिए उसकी भी कोई योजना बनानी चाहिए कि एक साथ इन सभी मंदिरों पर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसकी योजना बननी चाहिए। ठीक है, नमस्कार।